हेलो स्टूडेंट, आई एम योर यूट्यूब एजुकेटर याशी। और जैसा मैंने आपको बोला था, मैं 8th क्लास का साइंस का 8 चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो आज आपका बेसिक लेक्चर रहेगा, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 1। इसमें आपको काफ़ी सारा बेसिक्स पढ़ाया जाएगा चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसका नाम है व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल? तो आंसर मैं लिख रही हूँ, द बेसिक structural unit or building blocks of life similar to the bricks which are used in building houses। ठीक है बेटा, तो सेल एक ऐसी बेसिक यूनिट है जिसने मुझे या आपको नहीं, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया है। तो बेटा, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानते हैं इस अर्थ पे, सभी किसके बने हुए हैं? सेल के। तो जैसे कि हम देखेंगे हॉर्स हो, फ्रॉग हो, तो उन सबको कौन बना रहा है? सेल। तो एक्चुअली क्या है, जैसे कि एक हाउस को बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हाउस किससे मिलकर बनता है? काफ़ी सारे ब्रिक्स को सीमेंट से सेट करते हैं और एक हाउस बनता है। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनाइज होकर एक लिविंग की बॉडी बनाते हैं। तो इसी को बोलते हैं, जितने भी लिविंग्स है सभी सेल के बने हैं, इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट हैं, डाइवर्सिटी मतलब कि वेरिएशन, बहुत सारी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, और सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर भी किससे बने हैं? सेल से। ठीक है, तो बेटा हम ये है व्हाट इज सेल, हमने क्वेश्चन पूछा था, मतलब आपको बताया था। तो इसका आंसर है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ सिमिलर टू द ब्रिक विच आर यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेस। तो हमारे बॉडी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसकी बेसिक इकाई, बेसिक यूनिट जिससे वो मिलके बने हैं, वो क्या है? सेल, जो कि लिविंग है। उसके नीचे अगर, सेल के नीचे अगर हम कुछ ले लेंगे ना, तो बेटा वो लिविंग नहीं होता। सेल के नीचे जो लेवल होता है ना, वो लिविंग का नहीं होता। सेल के नीचे होता है मॉलिक्यूलर लेवल, तो वो लिविंग नहीं होते। ठीक है, लिविंग्स के बायो मॉलिक्यूल होते हैं, बट वो लिविंग बायो मॉलिक्यूल होते हैं, लिविंग्स के मॉलिक्यूल होते हैं, बट वो खुद लिविंग नहीं होते। इसीलिए जो सेल होता है वो लिविंग होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है वाई सेल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मैंने इसीलिए इरेज करा क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे लिख रही थी, और आप चाहें तो दोबारा पॉज करके भी, मतलब वीडियो रिवाइंड करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। वाई इज सेल सो इम्पॉर्टेंट
फोकस लिखा है, फोकस नहीं लिखा देख के, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर होगा ओके, सेल इज अ, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, फिर चेंज कर देते हैं। सेल is a unit of biological activity ठीक है। एंड सेल इज also considered as a highly organized molecular, एक मिनट, molecular factory। बेटा क्या होता है, सेल एक सबसे छोटी ऐसी यूनिट है जिसके अंदर लिविंग्स की रिएक्शन चलती है, मतलब कि कुछ बनता है, कुछ टूटता है। जैसे कि बात करते हैं, जब आपने 7th में चैप्टर पढ़ा होगा रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन करके चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि ग्लूकोज नाम की चीज़ जो होती है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में, ग्लूकोज, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या बनती है, एनर्जी। तो ग्लूकोज जहाँ टूटता है वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है, मतलब कुछ टूटता है तो कुछ बनता भी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में चलती हैं, मतलब इससे छोटे लेवल पे ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं चलती, मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं चलती, सब किस में चलती है, सेल के अंदर। इसीलिए इसको बोलते हैं सेल इज़ अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और बेटा सेल बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं, और इनकी जो ये ज़रा भी अपनी हमारी तरह नहीं होते, ज़रा भी कुछ कचरा नहीं करते, सब कुछ अच्छे से करते हैं। इसीलिए बहुत ही अच्छे से हाईली ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूलर फैक्ट्री, इनका मतलब इसमें जो जो कंपोनेंट्स हैं, जिनका जो जो काम है, वो अपना काम अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है वाई वी कॉल सेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक ऑफ लाइफ। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या था, वाई वी कॉल सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक ही बात है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छे से आपको समझ में आएगा। Question third is why we called cell as a basic unit of life। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका आंसर है जो कि मैंने आपको बताया, एनीथिंग लेस देन a complete structure
does not ensure independent living. Hence, cell is a fundamental and basic structural unit of life for all living organisms. ठीक है बेटा. तो क्या होता है बेटा, सेल से मैंने आपको बताया ना, सेल से जो भी मतलब सेल से छोटा स्ट्रक्चर जो होता है, सेल से छोटा स्ट्रक्चर जिससे बायोमोलिक्यूल लेवल पे स्ट्रक्चर जो होता है सेल से, मतलब सेल के लेवल से थोड़ा कम होता है वो. तो बेटा इस लेवल पे जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें जो होता है वो सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जो एक लाइफ प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो एक सेल होती है उसके अंदर जो रिएक्शन चलती है जो उसको लिविंग बनाती है, इस वजह से क्या होता है कि वो रिएक्शंस किस में नहीं चल सकती, बायोमोलिक्यूल उसमें नहीं चल सकती. उसकी हेल्प से वो सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी. तो उसका बड़ा लेवल लिया जाता है जो कि होता है सेल. तो सेल के अंदर ही सारी फंक्शंस होते हैं और सेल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि लिविंग होती है सबसे स्मॉलर लेवल पे. तो इसीलिए सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. दैट्स वाई वी कॉल सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ओके. देन बेटा हम बात करेंगे अभी कुछ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में. तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि एक सेल के फॉर्म में अपनी पूरी लाइफ जीते हैं. ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होता है. इन द सेंस कि उनके पास एक सेल होता है जो कि मल्टीटास्किंग में बहुत एक्सपर्ट होता है. मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होता है जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन. तो वो सारे फंक्शन उनका वो एक ही सेल करता है, इसीलिए वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहना पसंद करते हैं और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. और बात करेंगे मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि जो उनकी एक सेल होती है वो कैपेबल नहीं होती सारे फंक्शंस करने के लिए. तो वो अपने आप को डिवाइड करती है, ऑर्गेनाइज करती है और एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना देती है. अब हम बात करेंगे आगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से वो फूड को लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं. तो ये फैगोसाइटोसिस होगा अमीबा के अंदर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में है. और हाउ इज द बॉडी ऑर्गेनाइज इन मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब हम बात करेंगे अमीबा में होने वाले फूड इनटेक, यानी कि फूड को कैसे इनगल्फ करता है, डाइजेस्ट करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके पास क्या स्ट्रक्चर होता है जिनसे वो फूड को इनगल्फ करता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस इन अमीबा. तो हम इसको डिस्कस करते हैं. बेटा अमीबा में क्या होता है, अमीबा एक बहुत ही इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई शेप नहीं होता है, इसीलिए ये इरेगुलर शेप को ही हम बोल देते हैं अमीबॉइड शेप. तो ये अमीबॉइड शेप का ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या होते हैं, लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया बोलते हैं. ये लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसे हेल्प करते हैं जो भी उसके पास प्रे या फूड पार्टिकल आ रहा है, क्योंकि बेटा ये यूनिसेलुलर है तो उसके पास हाथ पैर तो होंगे नहीं. तो उसके पास क्या होगा, उसके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोलते हैं सूडोपोडिया.
सूडोपोडिया क्या करते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल उसके पास आता है तो उसे क्या करते हैं, कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, उसे इनगल्फ करते हैं और फैगोसोम नाम के वेसिकल में ले जाके उसे डाइजेस्ट करते हैं। चलो मैं आपको प्रोसेस पूरा डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ और आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखते हैं, ये है आपका इरेगुलर शेप अमीबा, ये है अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे होगा उसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा और बीच में होगा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या हुआ, अमीबा के पास एक फूड पार्टिकल आया, उसके आसपास फूड पार्टिकल या कोई प्रे आया। इसको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ मैं। कोई फूड पार्टिकल या कोई प्रे आया तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा ये क्या होता है बेटा, सूडोपोडिया होता है, लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, सूडोपोडिया है। मैं दिखाती हूँ जैसे अमीबा क्या करेगा, सूडोपोडिया के थ्रू इस पार्टिकल को सराउंड करने की कोशिश करेगा। ये पार्टिकल इससे दिखाने में बेटा, अमीबा के पास एक ही सेल है इसीलिए ऐसे ही दिखेगा ना। तो ये जो फूड पार्टिकल है ये इसको क्या करेगा, कोशिश करेगा इसके थ्रू पकड़ेगा, कैप्चर करेगा और सराउंड करेगा। ऐसे उसने सराउंड कर लिया तो ये अंदर आ गया फूड पार्टिकल, ठीक है। फिर इस फूड पार्टिकल को अमीबा, ये रेगुलर शेप है, इसका कोई शेप नहीं होता, कैसा भी हो सकता है। तो ये फूड पार्टिकल को एक छोटा बनाती हूँ, फूड पार्टिकल को एक वेसिकल में ले जाता है और उसमें डाइजेस्ट करता है वेसिकल के अंदर। उस वेसिकल को बोलते हैं, ये वेसिकल जो है पिंक कलर से दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम, इस वेसिकल को बोलते हैं हम फैगोसोम, फैगोसोम। क्या है, ये एक वेसिकल है, ठीक है। ये फैगोसोम है, वेसिकल, जिसके अंदर ये फूड पार्टिकल जो गया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो वेसिकल है या फैगोसोम है वो डिसअपियर हो जाएगा और अमीबा की बॉडी में न्यूट्रिएंट पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अमीबा ने क्या किया, अमीबा ने ये फूड पार्टिकल को देखा और अपनी सूडोपोडिया को कोशिश की कि उसको सराउंड करे और सराउंड करके क्या करा, उसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद क्या करा उसने, उसको फैगोसोम नाम के वेसिकल के अंदर ले आया और डाइजेस्ट कर लिया। और जब वो डाइजेस्ट कर लेगा तो उसके न्यूट्रिएंट कहाँ पहुंच जाएंगे, अमीबा की बॉडी में, और अमीबा को न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और फाइनली ये जो फैगोसोम है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और अमीबा जैसा दिखता था हमारा नॉर्मल अमीबा, वैसा ही अमीबा दिखेगा, ठीक है। बेटा क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उन सब की शुरुआत जो हुई होती है ना वो एक सिंगल सेल से हुई होती है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऐसे ही रहना पसंद करते हैं, यूनिसेलुलर रहना पसंद करते हैं, तो वो यूनिसेलुलर हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो सेल होता है वो सारे फंक्शंस को, एसेंशियल फंक्शंस को खुद ही परफॉर्म करता है और वो रिप्रोडक्शन में भी कैपेबल होता है। इस वजह से वो अपने जैसे ही आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेटा अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि उनकी बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ इज द बॉडी ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो अमीबा को याद रखना, क्योंकि अमीबा है ना 12th क्लास तक पीछा नहीं छोड़ेगा अगर साइंस ले लिया तो, समझ गए, इसीलिए अमीबा को याद रखना सब। चलो अच्छा सा कलर नहीं दिख रहा कोई, पर्पल ठीक है। हाउ इज द बॉडी
ऑर्गेनाइज्ड, और क्या लिख रखा है, ऑर्गेन, ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बेटा हमने जान लिया यूनिसेलुलर क्यों यूनिसेलुलर है, बट हम ये नहीं जानते कि मल्टी सेलुलर क्यों मल्टी सेलुलर है। अब इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या था, मल्टी सेलुलर इसीलिए मल्टी सेलुलर है क्योंकि इनके पास एक ही सेल था। स्टार्टिंग में सारे ही ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बने हैं, बाद में क्या हुआ, सेल डिवाइड किए, तो इनको ऐसा क्या पड़ गया जो सेल को डिवाइड होना पड़ा। मतलब क्या हुआ ऐसा जो सेल को लगा कि नहीं हमें डिवाइड होना है, हमसे नहीं होगा। ये क्या हुआ था, इन पे इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई थी सेल पे कि उससे नहीं हो पा रहा था। मतलब उसको डाइजेशन करना है, उसी को रेस्पिरेशन करना है, उसी को रिप्रोडक्शन करना है, उसी को लोकोमोशन करना है, तो इनसे नहीं झल रहा था इतना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद को डिवाइड किया और ग्रुप बनाए। डिवाइड करके ग्रुप बनाए जिसको हमने टिश्यू कहा, फिर टिश्यूज ने डिवाइड करके ग्रुप बनाए जिसे हमने ऑर्गन कहा। फिर ऑर्गन जो थे बहुत सारे अपने जैसे और भी ऑर्गन्स को लेके ग्रुप बनाया जिसे हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाए, ठीक है, ग्रुप बना बना के। अभी हम बताते हैं कैसे। जैसे हम मसल सेल की बात कर लेते हैं, कोई भी सेल ले लो, स्पिंडल शेप सेल है ये उसका न्यूक्लियस, ये है टिश्यू। आंखें नहीं है बेटा, टिश्यू है, ढंग से देखना, ठीक है। अब हम इसको लिख ही देते हैं, कितनी ड्राइंग करेंगे तुम लोगों के लिए। ये कलर ये से है, टिश्यू, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू लिखते हैं। फिर आएगा ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जानते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड को एसिमिलेट करता है। डाइजेस्ट मतलब फूड को, खाने को पचाता है और बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गेनिज्म फाइनली क्या बन जाता है सबके बाद, ह्यूमन लिख दूं, समझ में आ जाएगा। हाँ अब सबको समझ में आएगा, लेकिन ह्यूमन की जगह पर लिखेंगे हम ऑर्गेनिज्म तो ज्यादा सही है। ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा, ह्यूमन ही नहीं होता हर जगह। बच्चे क्या होता है कि बायोलॉजी का मतलब ह्यूमन ही समझ लेते हैं, हर जगह उनको ह्यूमन दिख रहा होता है, इसीलिए क्वेश्चन भी गलत होते हैं हायर लेवल पे जाके, ठीक है। तो ह्यूमन क्यों लिख दिया हमने, ताकि समझ में आए तुम्हें, ठीक है। अब तुम चाहो तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कर देते हैं, ऑर्गन हटा देते हैं, छोड़ो, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर दिया हमने। और यहाँ पे ऑर्गन की जगह क्या लग रहा है, लीवर करते हैं, लिवर, लीवर नहीं लिवर होता है, लिवर, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनेगा फाइनली ऑर्गेनिज्म। बेटा क्या होता है जब कई सारे सेल कोऑर्डिनेट करते हैं, क्या होता है, पहले सेल डिवाइड करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट करते हैं और आपस में मिलके ग्रुप बना के क्या बन जाता है, टिश्यू। और फिर जब कई सारे सेल आपस में ग्रुप बनाते हैं, साथ में काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं,
तो एक नई आइडेंटिटी को जन्म देते हैं जिसका नाम है ऑर्गन। और ऐसे ही कई सारे ऑर्गन जब साथ में काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो इस तरीके से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइज होती है। जैसे कि एक ब्रिक से एक वॉल मतलब दीवार, जैसे ईंटों से एक दीवार बनती है और दीवार से कई सारे रूम बनते हैं। जब हम रूम में जाते क्या होता है, वॉल से बना होता है ना रूम, और कई सारे रूम से क्या बनता है, एक हाउस बनता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और सिंगल सेल तो हमें पता है सेल पे रहेंगे, वो सेल पे ही रहेंगे वो, क्योंकि उनकी शुरुआत भी सेल है और उनकी एंडिंग भी सेल है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। एक वीडियो डाला होगा मैंने इसके पहले, शायद आप तो देख ही चुके होंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको डिटेल दी थी चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ऐसी नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो भी मैं एक वीडियो पहले डाल दूंगी जिसमें बता दूंगी कि आज की वीडियो में, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। मैंने नोट्स के फॉर्म में दिया, सब कुछ लिखा बोर्ड पे, ताकि आप इसको नोट कर सकें। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।